नमस्कार। स्वदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन स्वदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज गवाह बना है। भारत की संस्कृति बहुत ही सुंदर रूपों में अपने आप को व्यक्त करती है। इस पावन भूमि पर विश्व के विभिन्न परिवेश, मौसम, वन संपदा का संक्षिप्त रूप यहाँ वहाँ दिखाई देता है और इस तरह इसके नक्शे में पूरा ग्लोब उभर के आ जाता है। भारत में भिन्न संस्कृतियों की साझी यात्रा विश्व को इसकी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पर्यटन का संबंध बहुत ही प्राचीन है। बदले समय के साथ राजकीय प्रेरणा से इसे एक व्यवस्थित रूप मिला है और पर्यटन ने भारत के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज स्वदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव में हम पर्यटन की वर्तमान स्थिति व भावी संभावनाओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारे बीच एपीएन न्यूज़ चैनल की प्रधान संपादक राष्ट्रीय जी उपस्थित हैं। आज जो कुछ हमारे सामने साकार है सब आपकी ही संकल्पना है। वैसे तो सारी संकल्पना और समायोजन आपका ही है, तब भी मैं अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आपका विशेष अभिनंदन करती हूँ। कृपया राष्ट्रीय जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। तालियों में आवाज थोड़ी सी कम है, एक बार फिर से जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी एपीएन न्यूज़ चैनल की हमारी प्रधान संपादक राष्ट्रीय जी से कि वो आएं और ये कार्यक्रम आज हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है और भारत को किस तरीके से देख रहे हैं हम आने वाले सालों में, इसको लेकर आज राष्ट्रीय जी आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबों का इस सभा में। किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है राष्ट्र प्रेम की, कि वो अपने भूमि के कण कण को नमन करे। और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम केवल घूमते फिरते नहीं हैं, बल्कि उस देश की ज़मीन को चूमते हैं, नमन करते हैं। और इसलिए ये कॉन्क्लेव बेहद अहम है हम सबों के लिए। इस देश को बनाने में, इस देश को एक नई संभावनाओं से भरने में बहुत लोगों का हाथ रहा है, बहुत नेताओं का, बहुत अभिनेताओं का, बहुत आप जैसे महान विभूतियों का। और इसीलिए आज हम उन विभूतियों का भी सम्मान कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी कोशिशों के साथ इस देश के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। इस देश की आत्मा से हम सबों को रूबरू करा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी अलग है। जैसे हमारा देश निराला है, वैसे ये कार्यक्रम भी निराला है। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां हम सभी बोलेंगे और आप सभी सुन रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम सभी मिलकर इस देश के पर्यटन क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम और आप इसमें योगदान अपना दे सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो मंच आप इधर सजा हुआ देख रहे हैं, ये मंच ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वही बात करेंगे और आप सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। आप भी उतने ही हिस्सेदारी रखेंगे जितना इस मंच पर बैठे हुए लोग रखेंगे। और चुनौतियों की जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत नए क्षेत्र खुल रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने न्यू होराइजन्स रखा है। क्योंकि कोविड के बाद, कोविड में सबसे ज़्यादा यदि कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ तो वो पर्यटन का क्षेत्र था। और उसके बाद जिस तरह से बाउंस बैक ये कर रहा है क्षेत्र, ये समझ सकते हैं आप कि इस देश की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है कि एक बार फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पे बात होती रहेगी। इस वक्त हमारे मुख्य अतिथि श्रीपद नाइक जी आ चुके हैं इस हॉल में। हमारे पर्यटन मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और इसके साथ ही मैं मंच ऋषु को दूंगी। श्रीपाद येसो नाइक केंद्र सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री हैं। आप भारत की लोकसभा में सांसद और वर्तमान केंद्र सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री हैं। साल 1999 में आप गोवा के उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2004, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने 1,05,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो गोवा के एक छोटे से राज्य के लिए बहुत ज्यादा है। आपको 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। आपने सार्वजनिक रूप से कहा कि आपके पास अनुसंधान तक पहुंच है, जिसने साबित किया कि कैंसर जैसी बीमारियों को योग के जरिए ठीक किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कॉन्क्लेव की संकल्पनाकार राष्ट्रीय जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की सबसे पहले शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले हम स्वागत के लिए कहेंगे कि राष्ट्रीय जी स्वागत करें माननीय मंत्री जी का पुष्पदल, अंगवस्त्र व उपहार देकर। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हमारा गौरव बढ़ाने के लिए हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। और कोई भी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है, तो इसके बाद दीप प्रज्वलन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हम आगे करेंगे। मैं एपीएन चैनल के प्रधान संपादक राष्ट्रीय जी से अनुरोध करती हूं कि वो स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें व कार्यक्रम की संकल्पना साझा कर सत्र का आरंभ करें। और इस सभा में एक और अतिथि रोहन जी का बहुत बहुत स्वागत, गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर। और अब मंच जो है वो डिसबैलेंस्ड है, जिसको कहा जाए। मंच पर गोवा की जो है वो एक तरह से बहुमत है, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और बहुमत किधर भी हो, जवाब लेना हम जनता का काम है, इसलिए हम जवाब इन दोनों से ले लेंगे। बहरहाल श्रीपद जो नाम है, जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि श्री की बात करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं। तो यहाँ दो श्री हैं, राजश्री और श्रीपद। तो अब इस बात की तो गारंटी है कि जब ये हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंच रहे होंगे जहां से कई रास्ते, कई होराइजन्स खुल रहे होंगे। और श्रीपद साहब की जो कोशिश रही है हमेशा, चूँकि वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर्यटन मूल चीज़ है, जहां जिसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन की मुख्य भूमिका रही है, और इसलिए श्रीपद नाइक साहब पर्यटन के महत्व को भी समझते हैं और वहाँ पर की जा रहे नए प्रयोगों को भी समझते हैं। और आज सर ये जो कार्यक्रम है
जैसा मैं अपने तमाम पैनलिस्टों को बता रही थी, अपने तमाम सहयोगियों को ये बता रही थी कि इस कार्यक्रम की कल्पना कुछ यूं है कि आप लोगों ने कहाँ तक क्या किया है ये आप हमें बताइए, और हम क्या क्या चाहते हैं ये हमारी सुनिए, और उसके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है ये भी हमें बताइए, ताकि हम सभी मिलकर कोरोना के बाद जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकते हैं एक मीडिया के नाते, वो भी निभाएं। क्योंकि मीडिया में हम अगर नहीं आप दिखाएं कि किस राज्य में कितनी पर्यटन की क्षमता है तो शायद बात अधूरी रह जाए। और उसके अलावा आप सभी भी हमें ये बताएं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बैठे हुए तमाम इन्वेस्टर्स हैं, इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। सर, आपके रोहन जी, आपके राज्य में भी, और श्रीपद साहब पूरे देश में भी कुछ नया करने के लिए तमाम लोग रेडी हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसकी कल्पना सर एक आप अपनी रखेंगे हमारे सामने। भारत सरकार की अभी तक उपलब्धियों की बात हम ज़रूर करेंगे, उन उपलब्धियों में आम लोगों की भागीदारी की भी हम बात करेंगे। सर, आपको आमंत्रित करती हूँ, इस मंच को आपको देती हूँ, और यहाँ पर सर आपको इस बात की ताकीद भी कर दूँ कि बहुत लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत जवाब चाहते हैं, तो सर आपको उतना वक्त भी देना होगा। सर, मंच आपका। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ APN न्यूज़ चैनल और बालाजी फाउंडेशन को कि आज का इस कॉन्क्लेव का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मंच पर उपस्थित हमारे गोवा के पर्यटन मंत्री माननीय रोहन खौटे जी, मिस वनिता श्रीवास्तव जी, राजश्री राय जी, यहाँ उपस्थित इस पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले और पर्यटन को आगे बढ़ाने वाले उपस्थित सभी भाई और बहनों, पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन रहा है, बन गया भी है। और अगर भारत की बात करें तो हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हमारे देश को पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और संस्कृति भी है। ये क्षेत्र अपने नदियों, रेगिस्तान, वन, पर्वत और पठारों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। साथ ही यहाँ के परिदृश्य में पाए जाने वाली विविधता और सांस्कृतिक विरासत विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पिछले 2 साल में कोविड महामारी के चलते दुनिया में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित रहा और भारत में भी इसका व्यापक असर हम सबको देखने को मिला। उससे पहले की बात करें तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन में मामले में विश्व में 3रा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले 7 वर्षों यानी 2011 से 2017 के प्रदर्शन पर शोध किया गया था। वर्ष 2017 में पर्यटन से भारत ने लगभग $23 अरब का राजस्व अर्जित किया, जिसे 2023 तक $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। यह फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। उल्लेखनीय यह है कि 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब भारत में आने वाले विदेशों के पर्यटकों की संख्या महज 76.1 लाख थी। इस लिहाज से भारत में पर्यटन के मोर्चे पर 14% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक औसत 6.8% और एशियाई औसत 5.7% से काफ़ी अधिक है। सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान 7% रहा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन से जुड़े प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के भारत ने 25वां स्थान उस स्थान के ऊपर छलांग लगाई है।
इसका श्रेय सरकार के उन प्रयासों को जाता है जिनके कारण भारत में विदेशी और घरेलू यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आंकड़ों की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिक्की की तरफ से जारी किए रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत को ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां मिलने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक हर साल इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिए भी रोजगार के तमाम अवसरों की खिड़की खुली है। वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दुगनी संख्या में महिलाएं कार्यरत है। इस दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र समाज में समानता और सामाजिक न्याय को समर्थन देने का भी माध्यम रहा है। आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में भी फैल रहा है। नतीजन भारत के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का भी द्वार खुल रहा है। देश में पर्यटन सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना, विरासत स्थलों के विकास के लिए हृदय योजना और धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए विकास के लिए प्रसाद योजना लाई गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोपवे के निर्माण और रेलवे स्टेशनों पर लॉजिस्टिक पार्कों का आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने के लिए सरकार ने 167 देशों के लिए ई वीजा व्यवस्था की शुरुआत की है। साथ ही एक नए 5 वर्षीय वीजा योजना की घोषणा की गई और ई वीजा शुल्क को अल्पकालिक के साथ ही दीर्घकालिक पर्यटक ई वीजा योजना के विकल्प के साथ रखा गया है। सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विदेशियों को पहुंच के 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण करने की बाध्यता को समाप्त किया है। पर्यटन मंत्रालय विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों का भी इस प्रकार से विकास कर रहा है कि वे सुगम, सुरक्षित और आकर्षक स्थल बन सके। सरकार ने मुख्य पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर बहुत ध्यान दिया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई है जो देश में पर्यटन से जुड़ी आधारभूत अवसंरचना विकसित करेंगे। वहीं धरोहर गोद लो योजना के द्वारा किसी विरासत को कॉरपोरेट जगत को गोद दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करके उन्हें इनसे जोड़ना है। विदेशों में भारतीय धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए देखो अपना देश नाम से पर्यटन पर्व का अनुष्ठान और राज्यों के विशेष स्थलों में पर्यटन समारोह पर्यटन सभी के लिए का आयोजन किया गया है। इस अलावा पर्यटन और शासन पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में पहल की है। विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए दिल्ली के लाल किले जैसे स्थलों को निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, उत्तर प्रदेश के सारनाथ और बिहार के बोधगया जैसे पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश के पर्यटन जिसमें मुख्य रूप से रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर में 10 ऐतिहासिक स्मारकों को आगंतुकों के लिए रात्रि 9 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने कुल 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 51 उत्तराखंड में, 24 सिक्किम में, 47 हिमाचल प्रदेश में और 15 जम्मू कश्मीर में है। इन चोटियों में 7066 मीटर की ऊंचाई वाली द्रोणागिरी और 8590 मीटर ऊंची कंचनगंगा भी उसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं
कि सरकार के प्रयास लंगर आ रही है और पर्यटन विदेशी और घरेलू दोनों ही लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय इसके लिए प्रयत्नरत है। मैं सबको अपील करता हूँ कि सरकार अकेली ही आपके सहयोग के बिना कुछ कर नहीं पाएंगी और हम चाहते ही आपका सहयोग भी इसमें मिले ताकि देश का पर्यटन को लेकर हमारा देश आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार मैं एपीएन न्यूज़ एंड बालाजी फाउंडेशन को इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे दो शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय। सर, बहुत सारी ऐसे सवालात हैं जो हम ज़रूर आपसे जानना चाहते हैं और चूँकि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली है कि वो सवालों से नहीं घबराते बल्कि सवालों को समझते हैं और उसका निदान करने की कोशिश करते हैं और नेता सही होता है तो उसके पीछे के तमाम नेता भी उसी कार्यशैली के हिसाब से चल रहे हैं। और इसलिए जब श्रीपद नाइक साहब ने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया तो हमने पहले ही उनको चेता दिया था कि आप एक ऐसी जगह आने वाले हैं जहां आप बोलकर निकल नहीं जाएंगे। तो इसलिए सर, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और हम उनसे ज़रूर चाहेंगे कि आपके जहन में जो चीज़ें, इन्वेस्टर्स हैं ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले राजीव जी आपसे मैं शुरू करूंगी क्योंकि गोवा की बात चल रही है और दो गोवा के मंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी खुल रहा है और उसको किस तरह से आप लोग चाह रहे हैं, क्या सुविधाएं चाह रहे हैं, क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं, ज़रूर अगर आप जानना चाहें मंत्री जी से। मिस्टर नायक, गुड आफ्टरनून। आप हिंदी में बोले, मैं थोड़ा अंग्रेजी भी बोलूँगा साथ के अंदर, इसलिए आई थिंक इट्स फाइन। सर, सबसे पहले हम एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ अ वेडिंग इंडस्ट्री और हमारी एक एसोसिएशन है विच इज़ इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन। उनकी एक वेडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हम लोग एक 5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हैं जो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन साल में 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, शादियों के तहत जो होता है। बट आज हम अपने आप को एक डिसऑर्गेनाइज इंडस्ट्री पा रहे हैं बिकॉज कोई भी मंत्रालय आपकी तरफ से, आपने सारे टूरिज्म की बात की, यू हैव टॉक्ड अबाउट योगा टूरिज्म, यू हैव टॉक्ड अबाउट ट्रैवल टूरिज्म, बट आपने एक वेडिंग टूरिज्म की बात नहीं की है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करीबन 800 शादियाँ हिंदुस्तान से बाहर जाती है सर। हम लोग शादियाँ करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, टर्की के अंदर, अंतालिया के अंदर, रसल खेमा के अंदर, वर्ल्ड ऑफ एस्टोरियन होटलों के अंदर हम लोग काम करते हैं और पैसा सारा हिंदुस्तान के रेवेन्यूज़ को बाहर लेके जाते हैं बिकॉज ये पैसा हमारी फॉरेन करेंसी है जो हम बाहर जाता है। हिंदुस्तान में ऐसी क्या कमी है कि जो 194 कंट्रियाँ, 194 कंट्रीज़ विच आर देयर, कि इन कंट्रीज से हम लोगों को इस हिंदुस्तान के अंदर बुला क्यों नहीं सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा आप हिंदुस्तान की वेडिंग टूरिज्म के बारे में क्या करना चाहेंगे सर, इफ़ यू कैन लेट मी नो। 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सर, अभी इसको हम 15 लाख करोड़ की करना चाहते हैं। राजीव जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि ये जो एक वेडिंग टूरिज्म इस बात आपने बोली कि निश्चित तौर से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसे तो गोवा में हम देखते थे कहीं बाहर से यानी आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया से लोग वहाँ आते थे, करते थे, लेकिन इतना पोटेंशियल है। मैं निश्चित तौर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको एक दिन हमारे जो सभी कैबिनेट मिनिस्टर है सब इसको मैं आपको बुला के निश्चित तौर से इसके बारे में आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए, जल्दी से जल्दी इसके बारे में विचार। सर, हमारी प्रेजेंटेशन तैयार पड़ी और मैं 5 लाख से 15 लाख करोड़, आप अभी गोवा की केवल बात करें, मैं आपको बोलूँ हम लोग जस्ट एग्जांपल मैंने बोला है कि पूरे देश में जितने अपने पास जितना जो परमिशन, जो नेचुरल ब्यूटी और सब कुछ दे दिया है, बाकी राष्ट्रों के इसमें कंपेरेटिवली हम बेटर स्थान लोगों को सब कुछ दे सकते हैं। तो ऐसा आपने इंसेंटिव कहा, इसके बारे में भी विचार होना चाहिए। अभी तो इसका विचार शुरू हुआ है और हम वो जरा फास्ट ट्रैक पे डाल के इसके बारे में निश्चित तौर से आप एक बार हमको बुलाइए सर, एंड ट्रस्ट मी, सेशन का पहला रिजल्ट राजश्री जी आपको ये मिलेगा कि आप वेडिंग टूरिज्म विल सी द लाइट ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल। और सर एक और इसके पहले कि और कोई सवाल मैं लूँ सर, एक और है कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे टूरिज्म को लेके, कई नए उपाय खुले हैं जैसे कि एजुकेशनल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म,
आईटी टूरिज़्म भी एक नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें रोहन जी ने बहुत काम किया है। इनका स्पीच मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, लेकिन इसके पहले सर, जो नई चीज़ें खुल रही है, ख़ासकर हम लोग एक तरह से ब्रेन बन रहे हैं, हब बन रहे हैं, उसको पालने के लिए, उसको मेडिकल टूरिज़्म को खासकर करने के लिए, एक उत्तराखंड में मेडिसिटी की बात चल रही थी, किस तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं, अगर सरकार अपना नज़रिया कुछ रख पाए? सरकार के ध्यान में ये विषय निश्चित तौर से है। आपने देखा होगा कि मैं जब आयुष में था, वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए हमने गोवा में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया है, और वहाँ ये गोवा भी एक मेडिकल हब हो सकता है। इसलिए हमने एक बड़ा इंस्टीट्यूट, साधारणतः 325 करोड़ अभी कंप्लीट है, महीने 2 महीने में इसका हम इनागुरेशन करेंगे। वहाँ हम टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उसके लिए पंचकर्मा, ये सब इसके लिए व्यवस्था उसमें बनाई हुई है। और उसमें कॉलेज भी है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी है। योगा के लिए 6 महीने से पोस्ट ग्रेजुएट तक कोर्स की व्यवस्था हम गोवा में अभी कर रहे हैं। हमारा ये जो आयुष के बारे में बोलता हूँ, लेकिन सरकार हमारी कितने प्रयास करे कि हर इसमें एम्स जैसा हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल हो, हर स्टेट में एक एम्स हो, ये हमारी सरकार की है, ताकि ये इंडिया एक टूरिस्ट मेडिकल हब बने। इसके लिए प्रयास, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम हमारा शुरू है, और तुरंत ही जैसा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हो जाएगा तभी ये बिल्कुल अमृतकाल में हम हैं सर, तो उम्मीद इस बात की करते हैं। सर ज्योति कलश जी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे पास मणिपुर के भी डीआरसी बैठे हैं। हमारा ये सेशन सर वैसे तो नॉर्थ ईस्ट को फोकस था, लेकिन आप हैं तो जिसको कहा जाए कि स्वयं चांद हो, तो क्यों ना उसी से जवाब ले लिया जाए।